Students, now the another point, concentration of solutions. The concentration of solution. Concentration of the solution is the amount of solute percent in a given amount mass or volume, whatever it may be, of solution, or the amount of solute dissolved in a even in a given mass or a volume of the solvent. It means सॉल्यूशन की कंपैरिजन में सॉल्यूट कितनी अमाउंट में है, आइदर इट इज मास और इन वॉल्यूम, the percentage of this ratio is called the concentration of solution. The amount of solute dissolved in a given mass or a volume of the solvent is called the concentration of solution. The other definition is this. So in a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied. कोई भी सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूट दोनों का प्रोपोर्शन वो एक सा नहीं रह सकता है. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेमोनेड बनाते हैं, नींबू शरबत, नींबू पानी बनाते हैं, तो हर एक को एक साथ टेस्ट लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. किसी को मीठा ज़्यादा लग सकता है, किसी को खट्टा ज़्यादा लग सकता है, किसी को नमक कम लग सकता है, किसी को ज़्यादा लग सकता है. तो हम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके हम इसको बराबर लाने की कोशिश करते हैं. सपोज खट्टा ज़्यादा है तो हम थोड़ा पानी डालेंगे या तो थोड़ी शुगर डालेंगे. अगर नमक कम है तो उसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे. अगर शुगर कम है तो शुगर डालेंगे. तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट में अलग अलग हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solvent, it can be classified as under. तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन सैचुरेट भी हो सकता है, अनसैचुरेट भी हो सकता है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैन बी डिजॉल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर. कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि ज़्यादा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होगा. सपोज हम शुगर सिरप बनाते हैं तो शुगर सिरप में पानी के अंदर हम शुगर डालते रहते हैं और हिलाते रहते हैं. तो एक समय ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़्यादा शुगर वो डिजोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट की एक कैपेसिटी होती है सॉल्यूट को डिजोल्व करने की. यहाँ पे वो टेम्परेचर पे ये कैपेसिटी आ जाती है, इससे ज़्यादा सॉल्यूट है उसमें नहीं डिजोल्व हो सकता है. ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक सैचुरेटेड नहीं होता तब तक वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, बिकॉज सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में लेस है. मतलब कि अभी सॉल्वेंट की ऐसी एबिलिटी है जिसको ज़्यादा सॉल्यूट है उसमें डिजोल्व हो सकता है. तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जा सकता है. नाउ अगर हम एक्टिविटी 2.3 को रिपीट करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंसेस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट solubilities at the same temperature. तो एक्टिविटी 2.3 तो एक्टिविटी 2.3
The approximately 50 milliliter of water each in a two separate beakers. Add salt in a beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. When no more solute can be dissolved, heat the solvent is the content on the of the beaker to raise the temperature about 5 degrees Celsius. Start adding the solute again. तो टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा बहुत सॉल्यूट है वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है. ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्वेंट की कैपेसिटी है सॉल्यूट डिज़ोल्व करने की वो थोड़ी बढ़ सकती है. नाउ concentration of solution, it means amount of solute upon amount of solution or a solvent. तो सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूट वो भी कॉन्सेंट्रेशन है और सॉल्यूशन के कंपैरिजन में सॉल्यूट वो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है. देयर आर वेरियस वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अमॉन्ग देम टू मेथड. तो फर्स्ट मेथड तो मास बाय मास परसेंटेज, मतलब मास किलोग्राम, सॉल्यूट ग्राम में या तो किलोग्राम में और सॉल्यूशन भी किलोग्राम या तो ग्राम में हो सकता है, और मल्टीप्लाई बाय 100 जो ऊपर का रेशियो है वही है, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 तो भी ये कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है. और तीसरा एक कॉन्सेंट्रेशन है जो तुम लोगों की बुक में नहीं है, वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. मास का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100, वो भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मिलता है. नाउ एक एग्जांपल है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द concentration of concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. तो mass of common salt, gram of common salt, it means solute 40 ग्राम एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर ज़्यादा होता है इसीलिए वो सॉल्वेंट है. तो 320 तो टोटल वॉल्यूम होता है 40 प्लस 320 तो 360 ग्राम होता है टोटल मास. तो 360 ग्राम में 40 ग्राम है वो सॉल्यूट है. तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हम कैंसलेशन करते हैं उसका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 तो हम कैंसलेशन करते हैं. तो कैंसलेशन करने से यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा. 1 इंटू 100 100 अपॉन 9. अगर हम डिवाइड करेंगे तो 11 9 ज़ा 99 तो 11 9 ज़ा 99 1 अपॉन 9 तो अगेन इट इज 0.1111 ऐसा आता जाएगा. सो 11.1% उसका कॉन्सेंट्रेशन हुआ किसका. तो ये जो हमको वॉल्यूम दिया गया है मतलब कि जो मास दिया गया है उसमें कॉमन सॉल्ट का जो परसेंटेज है वो इतना है. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक सम दिया गया है कि मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 40 ग्राम. तो ये तुम लोग अपने आप कर सकते हो. कैसे? तो जो 4 ग्राम मास है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट एट 25 डिग्री सेल्सियस. सॉल्यूट तो सॉल्यूट 4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 40 ग्राम. तो टोटल मास कितना हुआ? तो 44 ग्राम. तो 44 ग्राम वाटर में 44 ग्राम सॉल्यूशन में 4 ग्राम सॉल्यूट है, क्योंकि हमको सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट तो 4 ग्राम सॉल्यूट है. तो क्या किया जाए? तो 4 अपॉन 44 मल्टीप्लाई बाय 100. तो 1 अपॉन 11 इंटू 100 होगा. तो 100 अपॉन 11 आएगा आंसर. 100 अपॉन 11 तो अगेन 11 9 ज़ा 99 तो 9.9 जैसा आएगा. तो ये बात हुई सॉल्यूशन. ये अपने आप करना है. नाउ सस्पेंशन. A suspension is a heterogeneous mixture in which
the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. As for example, mixture of chalk powder in water, mixture of sand in water, smoke is coming out of the chimney, etc. are the suspension. तो सस्पेंशन इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर. हिट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अलग अलग नेकेड आइज से हम देख सकते हैं. बराबर. डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल हवा में उड़ते हैं. फिर जो स्मोक है तो एग्जॉस्ट, व्हीकल के एग्जॉस्ट से जो स्मोक निकलता है वो स्मोक के पार्टिकल्स हम देख सकते हैं. तो वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसको सस्पेंशन बोला जाता है. क्योंकि क्यों सस्पेंशन बोला जाता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. तो हम प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करते करते हम देखेंगे. इट इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आइज. तो सॉल्वेंट में ये सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, हमको नेकेड आइज से दिखते हैं क्योंकि वो दिख जाए ऐसे बड़े तो होते ही है. इट्स पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल. अगर ऐसे इसमें से हम एक लाइट पास करते हैं, एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट अगर पास करते हैं तो हमको लाइट है वो बिल्कुल क्लियरली दिखेगी कि यहाँ से लाइट जा रही है, क्योंकि पार्टिकल से लाइट का वो स्कैटर होती है और पूरी स्कैटरिंग से हमको लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है. द पार्टिकल्स मीन सॉल्यूट settle down when the solution left undisturbed, so it is unstable. तो पार्टिकल अगर हम ये सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रखते हुए थोड़ा टाइम अनडिस्टर्ब रखते हैं तो वो धीरे 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 उसके जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं. चाहे वो लिक्विड सॉल्यूशन हो या तो गैसियस सॉल्यूशन हो. हम डस्ट पार्टिकल को हम अपने घरों में देखते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स है वो एक दो दिन रूम की सफाई नहीं होती तो हमको कई जगह पे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं. तो डस्ट पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, फिर वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है. द सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अगर फिल्ट्रेशन जैसी फिजिकल प्रोसेस हम करते हैं तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसको हम सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं. जैसे कि चाय है तो चाय में पत्ती होती है, तो चाय की पत्ती हम उसको छलनी से उसको फिल्टर कर देते हैं. When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. तो मैंने अभी बोला कि एक बार पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर जो सॉल्यूशन होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है. बाद में लाइट उसमें से पास करते हैं तो लाइट का पाथ हमको दिखाई नहीं देता है. लाइट पूरी पास हो जाती है लेकिन लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता है. इट मीन स्कैटरिंग नहीं होता है. नाउ ऐसा ही दूसरा एक सॉल्यूशन है कॉलोइडल सॉल्यूशन. A colloid or colloidal solution is a mixture that actually heterogeneous but appears to be homogeneous. तो ये ऐसा एक मिक्सचर है, एक टाइप है मिक्सचर की जो दिखती है होमोजीनियस लेकिन होती है हिट्रोजीनियस. क्यों हिट्रोजीनियस? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, जो विजिबल नहीं होते, नेकेड आइज से विजिबल नहीं होते, लेकिन उसकी प्रेजेंस है वो मिलती है हमको. As the particles uniformly spread throughout the solution, as for example milk, shaving cream, cheese, etc. अगर हम एक पूरे ग्लास पानी में अगर हम 5-7 बूंदे वो मिल्क की डाल देते हैं तो मिल्क के जो पार्टिकल्स है ना वो पूरे पानी में हिला देते हैं तो पूरे पानी में हमको मिल्क के पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं और वो नीचे नहीं बैठते. लेकिन हमको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो एक एक तरह से दिखते हैं. वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन में दिखते हैं. नाउ उसकी भी प्रॉपर्टीज है कि किसको कॉलोइड बोला जाता है. इट इज अ heterogeneous mixture. The size of particle is too small to be individually seen by naked eyes. Colloids are big enough to scatter a light beam passing through it and makes it path visible. तो colloids है तो वो कब दिखते हैं? तो जब उसके अंदर से लाइट पास होती है तभी
वो हमको दिखाई देते हैं और लाइट का स्कैटरिंग होता है, और हमको लाइट का पाथ है वो दिखाई देता है। यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है, तो वो वो लाइट का पाथ है वो स्कैटर होता हुआ दिखाई देता है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे एक ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन सपोज हम कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो यहाँ से लाइट जा रही है, तो कॉमन सॉल्ट के सॉल्यूशन से वो लाइट है वो पूरी पास हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रू सॉल्यूशन है, उसमें कोई पार्टिकल्स है वो प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि वो पूरे घुल गए हैं। लेकिन ये जो कॉलॉइडल है, कॉलॉइड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ मिल्क, तो उसमें से हम अगर लाइट पास करते हैं तो लाइट यहाँ से यहाँ पूरी दिखती है लाइट। हमको ये दिखता है कि ये लाइट यहाँ से पास हो रही है और पूरा ये लाइट वाला लगता है, क्योंकि उसके पार्टिकल से इस तरह से हर एक डिरेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो इफेक्ट है इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है, और ऐसे कई सारे पार्टिकल्स की ये इफेक्ट कंबाइनली टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। तो ये कंबाइन इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे स्कैटरिंग होती है और यहाँ से हर एक पार्टिकल के ऊपर से ये रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। तो कॉलॉइड के पार्टिकल है और पूरी जो फिनोमिनन है उसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। पार्टिकल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट डिस्टर्ब। तो यहाँ पे पार्टिकल्स है वो नीचे नहीं बैठ जाएंगे, वो घूमते ही रहेंगे। दैट इज कॉलॉइड इज ए क्वाइट स्टेबल। तो ये कॉलॉइड सॉल्यूशन है वो स्टेबल, इसीलिए उसको स्टेबल बोला जाता है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। बट इसको एक दूसरी टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल वो सब है, लेकिन हम उसको अलग नहीं देख सकते, हम पूरा ब्लड ही देखते हैं। लेकिन ये कॉलॉइड सॉल्यूशन है, अगर उसमें से ब्लड पार्टिकल्स को अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हम ब्लड पार्टिकल और ब्लड प्लाज्मा दोनों अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से ये नहीं होगा। और थोड़ी रिमेंबर याद रखने वाली चीज़ है, कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड्स जिसको बोला जाता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइड, एक डिस्पर्स फेज, दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज वो सॉल्यूट या तो पार्टिकल्स होते हैं, और डिस्पर्सिंग मीडियम वो सॉल्वेंट होता है। मतलब कि जो ज़्यादा होता है उसको डिस्पर्सिंग मीडियम बोला जाता है, और जो कम होता है वो डिस्पर्स फेज बोला जाता है। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए जो डेफिनेशन दी है, तो डिस्पर्सिंग मीडियम इज सॉल्वेंट इन विच डिस्पर्स फेज इज सस्पेंडेड, क्योंकि ये कॉलॉइड की बात है। द टिंडल इफेक्ट, तो टिंडल इफेक्ट मैंने अभी तुम लोगों को बताया। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइडल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो कई सारे पार्टिकल्स की स्कैटरिंग इफेक्ट कॉमनली जो दिखती है तो वो टिंडल इफेक्ट है। इन ए ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट कैन नॉट बी सीन। ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखता है, जो ये ट्रू सॉल्यूशन है उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखती है। लेकिन जब कॉलॉइड से ये लाइट पास होती है तो उसमें ये हमको दिखती है। तो कॉलॉइड पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। दिखते नहीं है, लेकिन लाइट को स्कैटर करने के लिए उसकी जो वो काफ़ी है, उसका जो वॉल्यूम है वो। तो एक एग्जांपल है, व्हेन ए फाइन बीम ऑफ सनलाइट enters a dark room through a small hole, the dust particle in the room are visible due to the scattering of sunlight by them. तो सनलाइट कोई एक अंधेरे रूम में कोई एक छोटी सी स्लिट से आती है, तो हम रूम में से कहीं से भी सनलाइट का जो पाथ है ना हम देख सकते हैं, और सनलाइट के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स घूमते हैं ना वो भी देख सकते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग। द सनलाइट पासिस through the canopy of a dense forest, the sunlight is scattered due to the mist containing tiny droplets of water. तो वुड्स में भी, मतलब जंगल में भी ऐसा दिखता है कि जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें जो सनलाइट एंटर होती है ज़मीन तक,
तो ऐसे शेड्स दिखते हैं। और ये टेबल लर्न बाय हार्ट करना है। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड, और ये डिस्पर्स फेज कौन सा है, डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है, टाइप ऑफ कॉलॉइड जिस क्या बोला जाता है, और ये सब एग्जांपल है। तो ये लर्न बाय हार्ट करना है। तो यहाँ हम इस लेक्चर का हम कंक्लूजन करते हैं। ये लर्न बाय हार्ट कर देना, ये जो आज पढ़ाया है उसको रीड बराबर कर देना और दिमाग में बैठा लेना। ओके, थैंक यू।